क्लास 12 का आप जानते हैं रूटीन वगैरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब अंतिम समय में चूंकि चंद दिनों का पूरा छुट्टी वगैरह हटा दे तो 1 मंथ का समय शेष है। तो इस समय में आपको सिर्फ रिवीजन करते रहना है और सिर्फ गेस प्रश्न के साथ वैसे प्रश्न जो कि सीधे सीधे पेपर में जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है उन प्रश्नों को पढ़िए ताकि उस आपका रिवीजन हो और एग्जाम के अनुरूप प्रश्न जो कि एग्जाम में टकराए। तो चलिए आज हिंदी का, चूंकि आर्ट साइंस कॉमर्स सबका हिंदी का पेपर सेम है, तो हिंदी का मैं पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किस रूप में एग्जाम में प्रश्न आएगा उसी रूप में एक मॉडल पेपर की हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें सिर्फ गेस प्रश्न, मतलब मॉडल पेपर था कि 100% सिलेबस का आपका रिवीजन करा देगा और गेस प्रश्न है तो यहां से चीजें आप याद करके जाएंगे तो एग्जाम में यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे एक एक प्रश्न आएगा उत्तर देते चलिएगा। पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा, आप अपने से टेस्ट कर लेंगे, स्व मूल्यांकन आप कर लीजिएगा कि हाँ आपका 100 में से 50 प्लस सही हो रहा है कि अगर यहां से आप 50 से 60 के बीच में स्कोर करते हैं तो समझिए आसानी से आप 50 में 50 स्कोर कर पाएंगे, मतलब कि 100 में से 50 आप सही कर पाएंगे इंटर बोर्ड एग्जाम में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसी रूप में आपके इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। आर्ट साइंस कॉमर्स सबका हिंदी का सिलेबस सेम है तो सबके लिए क्लास है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 6 सब्जेक्टिव प्रश्न। पूरा मैं प्रश्न भी दिखाऊंगा आगे, सब्जेक्टिव भी आपको, और अगर डिमांड आप लोग आएगा तो अगले क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव की भी चर्चा कर लेंगे। यही सेम इंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं 7 इंस्ट्रक्शन बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पे। खंड ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा गया 1 से 100 तक, 50 प्रश्न का आपको OMR सीट पे उत्तर देना है। यहां पे आपके लिए आपका जो कमेंट बॉक्स है वही OMR सीट है, तो एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलेंगे। कभी भी क्लास को देखें आप जरूर उत्तर कमेंट कीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि उसने कहा था, शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। कितना शानदार प्रश्न है। अब देखिए कह रहा है कि किससे कहा था, तो सूबेदारनी जो है वो लहना सिंह की वही तो प्रेमिका थी, तो उसी से वो रिक्वेस्ट करती है कि जिस तरह तुमने मेरा जान बचाया था वहां पे जो गली में अमृतसर के, तो उसी तरह मेरे अब पुत्र का और पति का जान बचाना। तो लहना सिंह से कहा था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहे संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था। जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा ना वैसे ही देखिए, पहले हिंदी के बुक से प्रश्न मिला, आगे हिंदी व्याकरण से पूरा प्रश्न आपको इसी रूप में जितना प्रश्न जहां से पूछा ना ऐसे ही एग्जाम में भी पूछा जाएगा और यहां से कई प्रश्न सीधे सीधे उठाकर पूछ लिए जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति भाषण किसने दिया था, तो आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण ने दिया था, इन्हीं की रचना है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में किसकी रचना है, तो ओ सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर की है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। जल्दी जल्दी मैं प्रश्न उत्तर पर सिर्फ फोकस हूं क्योंकि हिंदी है, तो प्रश्न आपको याद है तो उत्तर दीजिए, नहीं याद है तो रटते चलिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा, आप लोग उत्तर दीजिए जरूर, चौथा का सही उत्तर क्या होगा। कह रहे जूठन शीर्षक आत्मकथा किनकी रचना है, तो जूठन आप जानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तिरिछ पूछता तब उदय प्रकाश होता, शिक्षा पूछता तब जे कृष्णमूर्ति हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा पूछ ही लिया, कह रहा शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है, तो जे कृष्णमूर्ति, और ये भी पूछता है जे कृष्णमूर्ति में मतलब इनका पूरा नाम क्या था, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति था। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न यहां पे देखिए, कह रहे जायसी की रचना निम्न में से कौन है, तो इसमें से जायसी की रचना कौन है, तो आप कहेंगे सर पद्मावत है। बिल्कुल, मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है वो पद्मावत है, ऑप्शन ए। और इसी से आपका कर्मक लिखा गया, तो जो भी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है, तो जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, हम लोग पढ़े शिक्षा और संस्कृति में, और शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, जे कृष्णमूर्ति की, तो ऑप्शन ए सही उत्तर। शिक्षा पाठ में पढ़े और शिक्षा पाठ किनकी रचना है, जे कृष्णमूर्ति की, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति तो आपके 10th में था जो महात्मा गांधी की रचना था। चलिए यहां पे देखिएगा, कह रहे सूरदास के पद में कौन रस नहीं पाया जाता है, तो सूरदास के पद में वीर रस मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन है, क्योंकि पूछा कौन नहीं पाया जाता, बाकी वात्सल्य रस भी है, श्रृंगार भी है, भक्ति रस भी है। कह रहे हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं देख रहा हूं 9 का सी आ रहा है सबका, बिल्कुल सही। आगे एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा। 10 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। 10 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर
पंचायती राज में क्या खो गया है। जो आप पाठ पढ़े जिसमें पंचायती राज की चर्चा, उसमें क्या खो गया है, तो पंचायती राज में जो पंच परमेश्वर है उनकी जो ईमानदारी है वो खो चुका है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह निम्न में से किसको पत्र लिखे थे। तो सुखदेव को, अपने मित्र सुखदेव को पत्र लिखते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए। कह रहे जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन सी है। तो ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो तार सप्तक अय्यर जी की रचना, इसका प्रकाशन 1943 में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता इसमें से कौन है। इनके पिता का नाम था ठाकुर हरिनाथ सिंह। तो ऑप्शन ए पे मिल गया, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये तो बुक से है, तो इसमें कुछ भी आपको समझने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे आपको प्रश्न का उत्तर जो मालूम है वो आपको मतलब उत्तर देते चलना है, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। कह रहा है से केसरिया पुरस्कार निम्न में से किसको मिला है। तो ये पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा को। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अच्छा, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। जो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना हम लोग पढ़ते हैं, उस पाठ की विधा आपसे पूछा गया है। तो ये निबंध है इसकी विधा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है आपसे कि सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन विधा है। मतलब सरोज स्मृति जो शीर्षक रचना है उसकी विधा क्या है। तो ये शोक गीत है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाएंगे। 18वें प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कौन सा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कवि के परिचय से खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका जो है वाराणसी है। कवि का मतलब कि जो कहानी के कहानीकार हैं उनका नाम, उनका मतलब कि जो भी उनके बारे में है, उनका जीवनी वगैरह से खूब प्रश्न पूछा जाता है, उनकी रचनाओं से। तो ये चीजें जरूर बार बार रिवीजन करते रहिएगा। तो 18 का ऑप्शन सी आ गया सबका। आगे बढ़ते 19 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहे जो राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्म स्थान कहाँ है। तो सिमरिया बेगूसराय में है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे कि संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता मतलब कौन है, मतलब किनकी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये राम नामवर सिंह की रचना है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अयज्ञ का जन्म स्थान कहां पे, मतलब अयज्ञ का जन्म कहां हुआ था। तो इनका जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो उसमें केसिया था इसमें कुशीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। करें जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कौन सा है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन राकेश का बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया। तो 23 का ऑप्शन ए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दिनकर जी की रचना उर्वशी के लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन ए के सही विद्यार्थी जा रहे हैं, बिल्कुल सही। हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर निम्न में से कौन सा कहानी है। तो उसने कहा था कहानी जो है वो हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर साबित हुई है। सारा बुक से पूछा जा रहा है प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण है, रटते चलेंगे। करे हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो बउआ टाइप प्रश्न है। हजारा सिंह के बारे में आप किसमें पढ़ते हैं, उसने कहा था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसका तो सबका सही आना चाहिए, सबका ऑप्शन डी 26 का है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे कि कल देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस पाठ में है। तो यह उक्ति जो है आप पढ़े किसमें, उसने कहा था, मतलब जो पूछता है लहना सिंह, तो वो नहीं कहता कि नहीं देख रहे हो रेशम से जो कहती है उसकी प्रेमिका के गढ़ा हुआ साड़ी है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। महेश्वर किस कहानी का पात्र है। तो महेश्वर आप पढ़ते हैं जो अय्यर जी की रचना है, जिसका शीर्षक पहले गैंग्रीन हुआ करता था, बाद में उसको रोज कर दिया गया। तो रोज कहानी में मालती का पति है महेश्वर, डॉक्टर महेश्वर जो गैंग्रीन का इलाज वगैरह करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। करे कुंती किस एकांकी की पात्रा है। तो कुंती जो है सिपाही की मां में हम लोग पढ़े हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर कर देना है। 30वां प्रश्न है कि कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है। तो कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है ना। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सारा जो है बुक से प्रश्न मिल रहा है। कह रहा है आपसे प्रश्न अगला, ध्यान से देखेंगे। कह रहे सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं
तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ में? तो बोलने से संबंधित एक ही पाठ है, बातचीत, बालकृष्ण भट्ट का निबंध है इसकी विधा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है? तो अंबेडकर जी का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है आपका ये किनको मिला है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 33 पे क्या पूछा है, यहां पे देखिए कह रहा है प्रश्न आपसे कि इनसे ये न कराओ, ठीक है 33 नंबर प्रश्न है, ये भूखे रह लेंगे इस गंदगी में न घिसे, तो यह उक्ति किस शीर्षक पाठ में है? तो ये हम लोग पढ़ते हैं आपके जो ये उक्ति है ये हम लोग किस पाठ में पढ़ते हैं? तो ये पढ़ते हैं जूठन में, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 34 नंबर। यहां पे है 34 नंबर प्रश्न, देखिए कह रहा है आपसे कि पंडित रामा अवतार वैद एवं पिताजी किस कहानी के पात्र, मतलब किस कहानी में लोग पंडित रामावतार और आपके वैद जी और पिताजी के बारे में चर्चा है? तो सभी लोग तिरिच कहानी में इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो पंडित रामावतार वैद हैं और पिताजी सभी इनको बुलाया जाता है तिरिच का 20 वगैरह निकालने के लिए, तो यही सही उत्तर है। करे जसवीर और जनशेर जो है जनेसर ये किस आत्मकथा के? तो आत्मकथा तो एक ही है जूठन, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 35 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से उत्तर देते चलिएगा और प्रश्न का उत्तर याद जरूर कर लीजिएगा। अब 36 नंबर प्रश्न है, करे प्रेम आख्यान काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है? तो ये प्रेम आख्यान काव्य धारा के जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा यहाँ पे देखिए कविता का लाइन है, कविता अगर पढ़े होंगे तो आसानी से इसका उत्तर आप दे पाएंगे। कह रहे आपसे कि गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में है? तो देखिए जल भेई जो है ये ले भेई ये सब किस में आ रहा है? कड़बक में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। तो 37 का आपका ऑप्शन बी सबका आना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ेंगे, 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे यहाँ पे कि कली कराल दुकाल दारुन सब कुंभती कुसाजू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में? तो यह जो लाइन है ये आप कहां पे पढ़े? तो तुलसी जी के पद में हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए 38 का सही उत्तर है। करे कि डरा हुआ मन बेमान जिसका बाजा रोज बजाता है, तो ये अधिनायक में है। ये सभी देखिए कविता अगर आप नहीं पढ़ेंगे, समझिए अगर जो कहानी से प्रश्न पूछा जा रहा है लाइन बाय लाइन, अगर वो कहानी आप नहीं पढ़े तो उत्तर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, इसलिए हिंदी का बुक जरूर आपको पढ़ जाना चाहिए। अब कविता का पंक्ति अगर आप नहीं पढ़े, ध्यान से आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा कौन सा किस कविता से, तो ये समझिए आपको बुक फिर से बचे हुए समय में पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे 40 नंबर कह रहा है आपसे प्रश्न कि जिन बुलाओ से गांव की घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? मतलब यह किस शीर्षक पाठ में हम लोग पढ़े? तो ये गांव के घर कविता का अंतिम लाइन है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह किस शीर्षक पाठ में है? तो नारी पुरुष की बात हो तो अर्धनारीश्वर, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सबका ऑप्शन ए आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 42 नंबर कह रहा है आपसे प्रश्न कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? तो गंगा नदी की चर्चा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए करे आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, तो ये जब कांटों के चुभने की बात हो तो आप जानते हैं याद आएगा रोज कहानी में जो महेश्वर मालती में और लेखक में वार्तालाप हो रहा है, तो जो गैंग्रीन है कांटों के चुभने से होता है उस आदमी मर भी सकता है, तो इसी पे वो पूछती है मालती, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है 43 का, बिल्कुल सही। 44 नंबर प्रश्न है कि तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है? तो तिरिच जो है जादुई यथार्थवादी प्रकार की रचना है, तो ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर याद करते चलेंगे। 45 का उत्तर दीजिएगा। करे गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता कौन है? तो गैंग्रीन जो वही रोज कहानी की बात हो रहा है, तो हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे आपसे कि तिरिच पाठ में जो है उदय प्रकाश की जो रचना है तिरिच, तिरिच क्या है? तो तिरिच एक विषैला जीव है, जंतु है, तो विषैला कीड़ा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 46 का। चलिए सबका ऑप्शन ए आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 47 नंबर कर आपसे कि दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है? तो कौन होंगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होंगे, तो ऑप्शन ए 47 का सही उत्तर है। करे पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? तो ओ सदा नीरा में पुंडलिक जी की चर्चा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की मां एकांकी में कौन पात्रा नहीं है? ध्यान से देखेंगे कौन नहीं है,
ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सिपाही की मां में कुंती भी है, मुन्नी भी है, बिस्नी भी है, तो ये सब ऑप्शन नहीं होगा। कौन नहीं है? मालती, ये रोज कहानी में है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों के जिम्मे था। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो जूठन से है, तो 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखिए एग्जाम में 100 पूछा जाएगा, 50 बनाना है, बट हम लोग पूरे 100 में 100 की चर्चा करेंगे ताकि 50 बुक से रहेगा, 50 देखिए आपके हिंदी व्याकरण से। तो अगर मान लीजिए बुक वाला प्रश्न आपसे कहीं पे दिक्कत होता है तो व्याकरण वाला बना दीजिए, व्याकरण भी जानना महत्वपूर्ण है। कभी कभी बुक से मतलब कि इतना लाइन पूछ देता है जो आपको मान लीजिए याद नहीं आ रहा है, तो आसान आसान व्याकरण के प्रश्न है वो भी आप बना सकते हैं। करें बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या है? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या होगा? अवैतनिक, जिसको वेतन नहीं मिलता है मतलब अवैतनिक आदमी है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 51 का। अच्छा 52 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहां पे सबका ऑप्शन आ गया 51 का, बिल्कुल सही। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे, करेक्ट। कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द, तो जो कलम की कमाई खाता उसे बोलते हैं मिस्सीजीवी, मसीजीवी, बिल्कुल सही। और जो ज्यादा दिन जिए उसे दीर्घजीवी, जो कम दिन जीता उसे अल्पजीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मसीजीवी हो जाएगा ऑप्शन ए। कह आपसे कि जहां पुस्तकें छपती हो उसके लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न, तो जहां पुस्तकें छपती उसे बोलते हैं टंकनालय, बिल्कुल सही। जल में रहने वाली सेना के लिए क्या है एक शब्द? तो जल में जो सेना रहे वो नौसेना, अर्थात जो भूमि पर रहे, स्थल पर रहे तो स्थल भूसेना, और जो वीर सेना हो आप समझ ही रहे, और जो मतलब कि वायुयान वगैरह में लड़ाई करे तो हवाई सेना, एयरफोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। जो फल आहार करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फलाहारी, जो सिर्फ फल पे रहे तो उसे बोलते हैं फलाहारी। जैसे कभी लोग देखते होंगे आप व्रत वगैरह भुगते तो कहता है मैं फलाहार किया, मतलब फल को सिर्फ आहार के रूप में ग्रहण किया हूं। चलिए 56 नंबर प्रश्न, करें छात्रों के रहने के लिए स्थान जो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे छात्रावास, जहां पे छात्र रहते हैं उसे हॉस्टल, छात्रावास कहते हैं। राजदूत शब्द कौन समास है? तो राजा का दूत, राजदूत मतलब राजा का दूत, मतलब अंतिम पद प्रधान है तो उत्तर तत्पुरुष समास, जैसे उत्तर पद बाद वाला पद अंतिम पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास। कर आपसे कि यथाशक्ति शब्द कौन समास है? तो अव्ययी भाव है। यथाशक्ति शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव, क्योंकि यथा जो है वो पहला पद क्या है? अव्यय है। भला बुरा शब्द कौन सा समास है? तो भला बुरा बीच में योजक चिन्ह लगा है और दोनों पद प्रधान है इसलिए द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। कह रहा है आपसे कि दोपहर शब्द कौन सा समास है? तो दोपहर, ध्यान से देखेंगे, दोपहर दो जो है आपका संख्यावाचक है तो ये द्विगु समास हो जाएगा। मां बाप शब्द कौन सा समास है? तो बीच में योजक चिन्ह है, दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास हो जाएगा, जैसे भाई बहन, लोटा डोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। तो 62 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि चतुरानन शब्द में कौन सा समास है? तो चतुरानन में आप जानते हैं जिसका मतलब कि चार आनंद मतलब कि अन्य पद प्रधान है, अन्य अर्थ निकले तो बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास कब होता है? दोनों पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष और नहीं है जब नकारात्मकता का बोध हो। बुढ़ापा में शब्द तो ये भाववाचक है, बुढ़ापा कौन संज्ञा है? भाववाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। करेक्ट, पाटलिपुत्र शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है? तो पाटलिपुत्र एक मतलब कि शहर का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गुच्छा शब्द तो समूहवाचक होगा। गुच्छा आप समझ रहे, किसी चीज का गुच्छा है मतलब समूह का बोध करा रहा है तो समूहवाचक। चलिए चीनी शब्द कौन संज्ञा है? तो चीनी आप जानते हैं द्रव्यवाचक हो जाएगा, द्रव्य है, पदार्थ है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है इसमें से कौन जो है बिल्कुल सही सही लिखा गया है? तो आशीर्वाद ये बिल्कुल सही है, तो आगे ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन शुद्ध शब्द है? तो ये प्रशंसा बिल्कुल सही है, देख रहे हैं ना, ये प्रसाद में ये स रहेगा नहीं रहेगा, प्रणाम में नहीं रहेगा, समिति में वो गलती कर दिया है तो यहाँ पे प्रशंसा बिल्कुल सही था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। करे कि इतिहास शब्द का विशेषण, तो इतिहास का क्या होता है? ऐतिहासिक होता है, विशेषण जो विशेषता बतलाए। लोक शब्द का विशेषण क्या होता है? लौकिक होता है। सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ऑप्शन बी। अब मान लीजिए बुक में जो चीज आपको नहीं मालूम है तो यहां से आप वो चीज बना सकते हैं। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है। करे कि भारत का विशेषण क्या है? तो भारतीय है। भारत का विशेषण क्या है? भारतीय। खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना, आप खून पसीना एक कर दिए मतलब आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे ईंट से ईंट बजाना मतलब किसी को नष्ट कर देना, ठीक है, ईंट से ईंट बजाना।
अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन देखें तो विकास करना ये होगा नहीं, मदद करना होगा नहीं, अनहोनी होना भी हो सकता है और लड़ाई करना भी। तो ईंट से ईंट का मतलब क्या होता है, आप किसी को मतलब कि नष्ट कर रहे हैं, ईंट से ईंट बजा दे रहे हैं, लड़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन दोनों हो सकता है, देख लीजिएगा। आप चाहे तो एग्जाम में तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आधा प्रश्न तो छोड़ने का विकल्प है। करे कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो गाल बजाना मतलब डींग हाँकना, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची बतलाइए, तो पावक होता है अग्नि का पर्यायवाची, पावक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, तो कपड़ा का क्या हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न तो आसान आसान सा प्रश्न है। यहां पे देखिए अगला प्रश्न है, करे काजल शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, तो काजल का लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अच्छा, आत्मा क्या है, पुल्लिंग है, तो कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 79 नंबर प्रश्न देखेंगे, कर ऐसे कि प्राण शब्द क्या है, मतलब प्राण का लिंग निर्णय करेंगे तो पुल्लिंग मिलेगा, प्राण पुल्लिंग है। चलिए 80 नंबर प्रश्न है, कर आपसे कि पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, तो किसी को आप पुरस्कृत कर रहे हैं और उसका उल्टा हो जाएगा, उसको आप दंड दे रहे हैं, तो विलोम हो जाएगा उल्टा दंड, तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न, कर अनुराग शब्द का विलोम, तो विराग हो जाएगा। अनुराग मतलब किससे लगाओ, विराग मतलब आप समझ ही रहे, विराग हो रहा है। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, तो कृपा का विलोम हो जाएगा कोप। कृपा मतलब होता है आप किसी पे कृपा बरसा रहे हैं, और कोप का मतलब उसको आप श्राप वगैरह दे रहे हैं, तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा 82 का। ठीक, सबका ऑप्शन सी आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न, करे गणतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा, तो गणतंत्र का उल्टा होता है राजतंत्र, इसी को हटा के गणतंत्र मतलब कि बनता है। साकार शब्द का विलोम क्या होगा, साकार मतलब जिसका आकार हो, निराकार मतलब जिसका आकार नहीं हो, तो इस दोनों प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे दक्षिण शब्द का विलोम देखिए, तो दक्षिण का विलोम क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। करे नील कमल शब्द कौन सा मतलब कि समास है, तो नील कमल, तो कमल कैसा है, नीला है, मतलब कि विशेष विशेषण का भाव आ रहा है, तो कर्मधारय समास, ऑप्शन डी याद रखेंगे। चलिए 87 नंबर प्रश्न है कि थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण, तो थोड़ा पानी जो है परिणाम बोधक है, सर्वनाम है नहीं, प्रविशेषण है नहीं, गुण बताया नहीं, थोड़ा मतलब क्या परिणाम बता रहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर, करे कि जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद, तो ये व्यंजन संधि है, जगत प्लस नाथ होता है, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी, तो ऑप्शन ए पे ही मिल गया, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है आपसे कि दिगंबर का संधि विच्छेद, तो ये भी व्यंजन संधि है, दिक प्लस अंबर, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद, तो मदिरा प्लस, जैसे विद्यालय होता है विद्या प्लस आलय, उस तरह मदिरालय होता है मदिरा प्लस आलय, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे कि अनजान शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग में कई बार चीजें आपको पीछे बताया भी, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो अनजान, तो जान ओरिजिनल शब्द था, मूल शब्द था, अन उपसर्ग लग गया, अनजान बन गया। पुरातन शब्द में उपसर्ग है, तो पुरातन में पूरा उपसर्ग है, तन था मूल शब्द, पूरा लग गया, पुरातन बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग है, तो प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिनिधि मूल शब्द है, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे उपभाषा शब्द में उपसर्ग, तो भाषा मूल शब्द था, उप लग गया, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए विशेष शब्द में उपसर्ग है, तो वी है, शेष हमारा मूल शब्द था, वी लग गया, विशेष बन गए। सब आसान आसान प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे सुकर्म शब्द में उपसर्ग है, तो कर्म मूल शब्द था, सुपसर्ग लगा है, तो देखते देखते आप आंसर कर सकते हैं। मैं स्वयं खा लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये जो है निजता की बोध हो रहा है, मैं स्वयं, तो निज पे मतलब कि अपने आप पे जोर दिया जा रहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे बेईमान शब्द है, तो विदेशी भाषा से आया है, तो विदेश शब्द का उदाहरण है। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार हैं, तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो 100 प्रश्न मैंने ऑब्जेक्टिव कराया। आगे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न, ये भी कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको इसका भी क्लासेस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आपसे विद्यार्थी बताएंगे जरूर, कभी भी आप क्लास को देखिए कि 100 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, और आगे किस प्रश्न का क्लास चाहते हैं ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इन सभी प्रश्नों को बार बार देखकर रिवीजन करके याद जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।